हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर अगेन विद द वीडियो। और इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक स्ट्रेट चार्ज वायर है तो उस वायर की एक्सियल पोजीशन पर किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सेमी सर्कुलर है तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमने केस देखा था कि कोई भी अगर चार्ज रिंग है तो उसकी एक्सिस पर आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो दो केसेस हैं बेटा, एक केस है हमारे पास कि अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट एनी पॉइंट, और दूसरी जो हमें निकालनी है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट एनी पॉइंट। मतलब एक इनफाइनाइटली वर्ड यूज हुआ है बेटा लॉन्ग वायर, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की बात करें बेटा तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चार्ज्ड वायर है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चार्ज्ड वायर एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट लाइन बेटा बन नहीं पाई है, स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी चार्ज कम या ज़्यादा हो, हर जगह पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म। अब उसने बोला किसी भी पॉइंट पर आपको चार्ज निकालना है, वो पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है। तो सपोज मैंने वो पॉइंट अपना मान लिया कि वो पॉइंट है सपोज यहाँ पे। अब इस पॉइंट पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल, तो दिस इज पॉइंट पी, और इसी पॉइंट पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये जो भी मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ और इस डिस्टेंस को ए मान लूँ तो कोई दिक्कत। और ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस पूरे के पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सपोज इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऊपर वायर ज़्यादा है और नीचे वायर कम है, मतलब ये सेंटर पे नहीं है, कोई भी पॉइंट पर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। तो इसको डील करने का बेटा तरीका क्या है, सिंपल सी बात, यहाँ पर जो भी आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने टोटल चार्ज इसके ऊपर मान लिया सपोज क्यू है, इसकी टोटल लेंथ मैंने मान ली सपोज एल है, कि इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है एल। अब मुझे जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है इस पूरे के पूरे चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज लीनियर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो भी हमारा एलिमेंट सिलेक्ट होगा वो एलिमेंट भी लीनियर होगा, एलिमेंट विल ऑल्सो बी लीनियर। और एलिमेंट भी जब हमारा लीनियर होगा तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक इसका एक सेक्शन अज्यूम कर लिया ये, और इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल डी एल नाम दे देते हैं, डी एल। ये कितनी डिस्टेंस पर है, सपोज ये यहाँ से सपोज ये एल डिस्टेंस पर है ये डी एल एलिमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ हमने पढ़ने के लिए बेटा हमने इसको इतना बड़ा बनाया है, ये इतना बड़ा डी एल एलिमेंट होगा नहीं। तो सपोज इस डी एल एलिमेंट की डिस्टेंस अगर मैं आइडेंटिफाई करूं इस पॉइंट पी से तो यही होगी, और इसी पॉइंट को मैंने कितनी डिस्टेंस मान लिया बेटा, आर डिस्टेंस पर अज्यूम कर लिया। अब ये जो डीएल एलिमेंट है तो इस डीएल एलिमेंट के पास चार्ज कितना होगा, डी क्यू चार्ज मान लेते हैं इस पे। ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल हमारा कितना होगा बेटा, सपोज थीटा मान लिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना बेटा कि अगर मैं डीएल एलिमेंट बदलता हूँ, सपोज ये डीएल एलिमेंट यहाँ पर लेता तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस चेंज हो जाती और डी क्यू भी चेंज हो जाता, यहाँ पर अज्यूम करता तो डिस्टेंस चेंज हो जाती और डी क्यू भी चेंज हो जाता। एक चीज ऐसी हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि भैया एक एलिमेंट को चेंज करने की वजह से, एलिमेंट को चेंज करने की वजह से आर भी चेंज हो रहा है और ये एल लेंथ भी चेंज हो रही है और डी क्यू भी चेंज हो रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एक सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे की तरफ होगी, कुछ ऐसे ही होगी, डीई।
तो अगर मैं DE निकालने की कोशिश करूं तो DE विल बी इक्वल टू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। अब इस DQ को मैं DL के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, यानी कि DQ विल बी इक्वल टू DQ बाई DL विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो DQ इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। तो मतलब मैं DQ को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू DL भी लिख सकता हूँ। अब सिंपल सी बात ये कि अगर मैं इसको DQ को लैम्डा इंटू DL लिख दिया मैंने, तो DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी ये देखिएगा, DE विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू DL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। अब मुझे कैसे भी करके R भी मेरा वेरिएबल है बेटा यहाँ पे, और DL भी मेरा वेरिएबल। देखो ये DL अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर होता तो अलग, यहाँ पर होता तो अलग, यहाँ पर होता अलग, यहाँ पर होता अलग, यहाँ पर होता अलग, यहाँ पर होता अलग। कहीं पर भी अगर मैं DL एलिमेंट चेंज करूंगा तो वो DL एलिमेंट भी अब मेरे लिए वेरिएबल हो गया, और R भी मेरे लिए क्या है, वेरिएबल है। तो मुझे R और DL को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमने यहाँ पर अज्यूम किया था बेटा कि ये एंगल हमारा थीटा है। एक चीज है देख, ए चेंज नहीं हो रहा है, ए इज नॉट चेंजिंग, ए जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इफ ए इज नॉट चेंजिंग, इसका क्या मतलब हो गया, इफ ए इज नॉट चेंजिंग इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए हमारा कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, ए विल रिमेन कांस्टेंट। ए हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक, ए विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखो थीटा अगर डीएल चेंज हो रहा है या डीक्यू चेंज हो रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है। मतलब थीटा अगर हम चेंज करेंगे तो आर भी चेंज होगा, थीटा चेंज करेंगे तो डीएल भी चेंज होगा। मतलब एक सिंगल वेरिएबल हमें पता चल गया। तो हम क्या काम करें, थीटा के टर्म्स में ही हम आर को लिखेंगे, और राइटिंग डीएल एंड आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर अगर कॉस थीटा लिखने की कोशिश करूंगा तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि बेटा साइन थीटा लिखूंगा तो ये एल भी तो मेरे लिए वेरिएबल रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों के बीच में, थीटा और आर के बीच में मुझे रिलेशन बनाना है, तो इसलिए जो तीसरी चीज है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा, दिस इज रिलेशन 1, यानी कि मुझे आर की वैल्यू पता चल गई। यहीं पर अगर मुझे अब डीएल चाहिए बेटा, तो डीएल के लिए क्या किया मैंने देख टेन थीटा लिख रहा हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एल विल बी इक्वल टू ए टेन थीटा। तो डीएल बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल विल बी इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे वैल्यू प्लेस कर पाएंगे। तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डीएल की वैल्यू मिल गई। जब मुझे डीएल पता चल गया और मुझे आर पता चल गया, तो डीई की वैल्यू कितनी हो गई अब, तो डीई की अब जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है लैम्डा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए अपॉन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सेक थीटा लिख सकते हैं, इसको ए सेक थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया। तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, लैम्डा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये मुझे मिल गई बेटा डीई की वैल्यू, ये मुझे क्या मिल गई, डीई की वैल्यू मिल गई। लेकिन मुझे डीई थोड़ी चाहिए, मुझे तो भैया पूरे वायर की वजह से मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उस चीज को निकालने के लिए हमने क्या काम किया, ये एंगल है थीटा,
तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो मैंने क्या काम किया यहाँ पर, मैंने इस एंगल को, ताकि ये पूरा का पूरा वायर कवर हो जाए, इस एंगल को मैंने मान लिया सपोज θ2, और इस एंगल को मैंने मान लिया सपोज θ1। तो अगर ये θ1 और θ2 इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर ये इंटीग्रेशन हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पूरे के पूरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अब देखो डीई को मैं क्या लिख सकता था बेटा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा इसका इधर डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर और वो कितना आएगा डीई साइन थीटा। ऐसे ही दो कंपोनेंट्स आएंगे। तो मैं कैसे भी करके डीई कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ और डीई साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, उनको ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये डीई तो हमें ध्यान रहेगा, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और डीई को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को आगे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब अगर मुझे डीई कॉस थीटा, मतलब ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली है। इसी का इंटीग्रेशन नीचे से मतलब -θ2 से θ1 करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये वाला जो एंगल है ये इसके नीचे है, दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये किधर है अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी हम एक डायरेक्शन में जाएंगे उसको नेगेटिव मान रहे हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इसीलिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस देखने को मिला। डीई की वैल्यू कितनी है, देखो -θ2 से θ1, और डीई की वैल्यू है हमारे पास ये, तो लैम्डा डी थीटा, लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कॉस थीटा। तो इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कितना इजी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हुआ करता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक -θ2 से θ1। इसी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, this will be sin theta 1 minus of sin theta 2. So this will be E horizontal will be lambda upon 4 pi epsilon naught A sin theta 1 plus sin theta 2। ये आ गई मेरे पास हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ए से कर दिया। अब ऐसे ही वर्टिकल निकालने की कोशिश करते हैं। तो E वर्टिकल विल बी इंटीग्रेशन -θ2 से θ1 DE sin थीटा। सर यहाँ पर कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में वायर की लेंथ क्या है, अलग अलग है। अगर यही लेंथ सेम होती तो डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, अगर ये सेम होती तो, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं है। ऑब्वियसली बात है डीई डी 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 मतलब डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऊपर ज़्यादा है, नीचे डी क्यू कम है, तो उसके तो साइन कंपोनेंट बचेंगे, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में भी यानी कि साइन वाली डायरेक्शन में भी मिलेगी। तो इसी को जब मैं यहाँ पर दोबारा से इस वैल्यू को प्लेस करूँगा तो इसका तो इंटीग्रेशन और भी आसान हो गया। तो θ1 और d की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा। भाई ऑब्वियस सी बात है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ये सब आपको याद होंगे बेटा, θ2 से θ1। तो दिस विल बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, माइनस साइन बाहर ले लिया, सो दिस विल बी cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ माइनस थीटा 2। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हुआ करता है, यानी कि दिस विल बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए cos थीटा 1, और ये cos ऑफ माइनस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑल स्कूल टू सिनेमा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि माइनस ऑफ cos थीटा 2। तो ये नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन था तो इसको हम लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए
दिस विल बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। भाई ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन बी। तो ई नेट विल बी ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल का स्क्वायर, और इसका क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसका अंडर रूट अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ई हॉरिजॉन्टल ये फार्मूला देखो, याद करना कितना आसान है। सीधे सीधे आपको फार्मूला कैसे याद रखना है, ई हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और नीचे जो आपको फार्मूला देखने को मिल रहा है बेटा, वो फार्मूला कैसा देखने को मिल रहा है आपको, लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए cos थीटा 1 बाई cos थीटा 2, है क्या नहीं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को हम दोनों को याद रख सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसा आएगा और ये रिजल्ट कैसा आएगा। बस यहाँ पर डिफरेंस किसका है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है। तो जब भी हमें वैल्यू देगा, मतलब एक एंगल 30 डिग्री दे दिया, दूसरा एंगल 60 डिग्री दे दिया, तो 30 60 प्लेस करेंगे, 30 60 प्लेस करेंगे, बाकी सबको इजीली क्या कर पाएंगे आप, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात हुई कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल पाएंगे। अब यहीं पर अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है ये वायर, तो मतलब अब जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग हमें क्या समझ में आता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हमें ये समझ में आता है कि कहीं खत्म ही नहीं हो रहा साहब। अगर ये कहीं खत्म नहीं हो रहा तो सिंपल सी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हम बुर्ज खलीफा के पास खड़े हैं, बुर्ज खलीफा दुबई, और उससे बिल्कुल सिर्फ 5 मीटर दूर, मतलब जो उसका बेस है उस बेस से सिर्फ 5 मीटर दूर की डिस्टेंस पे अगर हम खड़े हैं, तो अगर मैं 5 मीटर दूर की डिस्टेंस पे खड़ा हूँ तो मुझे उसकी सबसे टॉप वाली मंजिल को देखने के लिए एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। अपना सर बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, आसमान की तरफ करना पड़ेगा 90 डिग्री, तभी मैं उसका टॉप लेवल को देख पाऊंगा। जितना बुर्ज खलीफा ऊपर है उतना ही बुर्ज खलीफा नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की डायरेक्शन में भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, और वो भी कैसा है, चार्ज्ड, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है ये हर जगह पर ये, और ये कैसा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग। तो भैया इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए ई हॉरिजॉन्टल मेरे को मिला था लैम्डा अपॉन, देख लेते हैं रिजल्ट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वर्टिकल जो मुझे मिला था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये जो थीटा 1 और थीटा 2 जो दोनों ही एंगल मिल रहे हैं वो कितना मिल रहे हैं, 90 डिग्री एंगल मिल रहे हैं। तो अगर ये 90 डिग्री मिल रहे हैं तो ई हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन 91 प्लस साइन 91, यानी कि ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये ई हॉरिजॉन्टल। ई वर्टिकल अगर मैं देखूं तो cos 90 0, cos 90 0, यानी कि 0, यानी कि ई नेट जो मुझे मिलेगा यहाँ पर वो कितना मिल जाएगा, lambda upon 2 pi epsilon naught a. So this will be the result to find the E net of the infinitely long wire at any point P. अब यहीं पर एक कंडीशन लग जाए, if point P lies at one of the ends of infinitely long charged straight conductor, उस केस में क्या करेंगे,
मान लो देखो ये इन्फिनिटली लॉन्ग है और इसके एक एंड पर पी पॉइंट लाई करता है, यहाँ पर है सपोज। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ऊपर कोई एंगल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो थीटा वन कितना हो गया? 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं, वायर है ही नहीं ऊपर। लेकिन नीचे एंगल आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री। यानी कि थीटा वन जो हो गया वो हो गया आपका 0 डिग्री, और थीटा टू जो हो गया वो हो गया आपका 90 डिग्री। दोनों वैल्यूज उठाओ और प्लेस करो तो ई नेट, सबसे पहले सॉरी, ई हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला तो मुझे याद हो ही गया है, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा वन मतलब 0, साइन थीटा टू मतलब 1, यानी कि दिस इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ई वर्टिकल अगर मुझे निकालना होगा तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये तो हो गया 0, यानी कि माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। अब इन दोनों का एडिशन, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना मिलता है बेटा? 90 डिग्री होता है एंगल। इन दोनों के बीच में जब एंगल 90 डिग्री है तो ई नेट विल बी इक्वल टू ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर ई वर्टिकल का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू भी वही थी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ई वर्टिकल की वैल्यू भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर। यानी कि दिस इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 + 1 √2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हमें मिला बेटा फाइनल रिजल्ट कि अगर पॉइंट पी किसी भी एक पर्टिकुलर एंड पर लाई कर रहे हैं। तो यही हमारे पास 3 केसेस थे बेटा कि अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, जैसे कि ये एल लेंथ का वायर था, तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट का आप कैसे निकाल पाएंगे? तो इसी तरीके से आपको ई हॉरिजॉन्टल फाइंड करना पड़ेगा और फिर ई वर्टिकल फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में ई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो आपको एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री होगा। तो उनका ई नेट निकालने का तरीका ये। यही अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा और पॉइंट पी इज लाइंग एट एनी ऑफ द पॉइंट एनीवेयर, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपके जो ई नेट मिलेगा दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अगर पॉइंट पे किसी भी एक एंड पर लाई कर रहा होगा तो किस तरीके से डील करना है? तो हर जगह पर ये जो दो फॉर्मूले जो आए हैं, ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल, और ये ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन ई हॉरिजॉन्टल एंड ई वर्टिकल इज 90 डिग्री। तो बस यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएंगे बेटा? रिजल्ट मिल जाएंगे। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम 12th लेवल की बात करें तो हमें इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कहानी नहीं मिल सकती। तो ये जो भी अभी तक हम जो डेरिवेशंस करते हुए आए हैं बेटा, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। किस पर बेस्ड है ये? कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि यूजिंग कूलाम्स लॉ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर, या फिर आपसे बोलता है कि determine using Coulomb's law determine the electric field due to semicircular charge ring, determine the electric field using Coulomb's law due to a straight wire at its axial point, determine using Coulomb's law determine the electric field at the axis of a charged ring। तो आपको यही सारे के सारे डेरिवेशंस पर ध्यान देना है बेटा, और न्यूमेरिकल्स जो भी मिलेंगे वो एंगल आपको समझ में आ ही रहे हैं कि दिस इज योर थीटा वन एंड दिस इज योर थीटा टू। और बस नेगेटिव साइन हमें डेरिवेशन करते टाइम पर ही कंसिडर करना था, बाकी टाइम हमें उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. थैंक यू.